वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सेल के बारे में। मैंने एक बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे डायग्राम बनाया है। प्लांट सेल और एनिमल सेल को आगे पढ़ने के लिए ये पता होना बहुत जरूरी है कि एक सिंपल सेल के अंदर कंपोनेंट्स होते क्या क्या है। तो सबसे पहले ये हमारी दो लेयर होती हैं। जो आउटर लेयर है उसे हम कहते हैं सेल वॉल। उसके बाद उसके अंदर वाली जो लेयर ये वाली है इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद जो लिक्विड मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मा। और जो सेल के बीचों बीच जो प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो आज हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये चार कंपोनेंट्स शुरू करते हैं सेल वॉल से। सेल वॉल जिसे हम कहते हैं सेल की वॉल मतलब सेल की दीवार, जो सिर्फ और सिर्फ किसमें प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल के अंदर। प्लांट सेल के अंदर ये जो होती है सेलुलोज से बनी हुई होती है, जो कि खुद में ही एक बहुत ही हार्ड और एक रिजिड स्ट्रक्चर देता है सेल को। इसीलिए इसका बेसिक काम हो गया कि सेल को उसे क्या प्रोवाइड करना है? स्ट्रेंथ। अब ये वाली जो सेल वॉल होती है इट इज फुली परमिएबल। फुली परमिएबल का मतलब होता है कि कोई चीज अपने अंदर से वो चीज पूरी तरह से जाने दे रही है। अब वो क्यों? जब हर कोई चीज वो अंदर यहाँ से सेल वॉल से यहाँ तक जाने की सेल के अंदर कोशिश करेगा तो हर एक चीज तो इसके अंदर से तो जा रही है, लेकिन यहाँ पे आके वो रुक जाती है क्योंकि दूसरी मेम्ब्रेन हमारी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली का मतलब क्या होता है? सेलेक्ट करना। परमिएबल का मतलब जाने देना। और मेम्ब्रेन मतलब ऐसी मेम्ब्रेन जो अपने अंदर से चीजों को सेलेक्ट करके जाने देती है। हर कोई चीज अंदर नहीं आती। आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाती हूँ कि हम सब अपने अपने घर में रहते हैं। अब उस घर के अंदर सिर्फ वही लोग अंदर आ या जा सकते हैं जो हमारे नोन के होते हैं। हम उनको ही अंदर आने के लिए देते हैं। अगर कोई हमारे नोन का नहीं होता तो हम बाहर के भाग से उससे बात करके जाने के लिए कहते हैं। उसी तरीके से कुछ हमारी ये मेम्ब्रेन होती है दूसरी वाली, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि बनी है लिपिड्स यानी कि फैट से और किससे बनी है? प्रोटीन से। मतलब प्रोटीन और फैट्स मिलके क्या बनाते हैं? हमारी दूसरी मेम्ब्रेन जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे सेलेक्टिवली सेमी का मतलब होता है आधा परमिएबल, मतलब चुन चुन के चीजों को सेल के अंदर भेजना। जिस चीज की सेल को जरूरत है सिर्फ वही चीजें अंदर आती है, वरना कोई भी ऐसी ही कोई चीज सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकती। अब ये जो हमारा काम है बहुत इंपॉर्टेंट काम रोल प्ले करती है डिफ्यूजन के अंदर। डिफ्यूजन अगर मैं आपको समझाऊं एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर, कि अगर आपने किसी अपने घर के कमरे के अंदर अगरबत्ती जलाई तो धीरे धीरे वो अगरबत्ती की खुशबू जिस कमरे में वो जल रही है वहां से लेके हर एक कमरे के अंदर फैलती चली जाती है। ये होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब ही क्या होता है कि एक जगह जहां पे पार्टिकल्स बहुत सारे हैं वहां से उन पार्टिकल्स का ज्यादा से कम वाली साइड में मूव करना, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। अब वो क्यों इंपॉर्टेंट है आइए पढ़ते हैं। आप सबको पता है कि खाना जो है वो टूटता है ऑक्सीजन की मदद लेके, और वो ऑक्सीजन कहाँ पे होती है? इस ब्लड के अंदर होती है। तो जब कोई ब्लड वेसल हमारे सेल के पास आता है तो वो क्या करता है? ऑक्सीजन को देता है यहाँ से यहाँ। वो क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में है और क्योंकि यहाँ वो फूड के साथ जुड़ रही है तो वो बहुत ज्यादा कम कंसंट्रेशन के अंदर है। सो डिफ्यूजन होगा दैट इज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। अब खाना जब यहाँ पे टूट रहा है ऑक्सीजन के साथ जुड़कर तो वो बना रहा है CO2। अब वो CO2 क्योंकि यहाँ पे बन रही है तो उसकी कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा है, और बजाय ब्लड के अंदर क्योंकि लंग्स के पास से आया है फ्रेश ऑक्सीजन लेके तो इसके पास CO2 की अमाउंट बहुत ही ज्यादा कम है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये CO2 जो होगी वो सेल से मूव कर जाएगी ब्लड के अंदर। सो आप ये देख रहे हो यहाँ पे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो रहा है? गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। और यही रोल जो होता है सेम हमारे लंग्स के पास होता है, जहां पे ब्लड के अंदर CO2 लेवल ज्यादा हो जाता है, लंग्स में ऑक्सीजन कम होती है, तो CO2 क्या होगी? ब्लड से लंग्स में, और ऑक्सीजन जो होगी वो लंग्स से ब्लड के अंदर मूव हो जाती है। फिर वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हमारा वो पूरे के पूरी बॉडी के अंदर हर एक सेल से डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस को एक्सचेंज करता है। तो ये जो सेमी परमिएबल वाली वैल्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में गैसेस की एक्सचेंज के लिए। आगे बढ़ते हुए एक टर्म होती है जिसे हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? एक तरह का डिफ्यूजन ही होता है। फर्क इसमें सिर्फ क्या होता है कि इसमें एक पतली सी मेम्ब्रेन आ जाती है। मतलब अगर हम किसी चीज को छाने
किसी सपोज आप चाय ही छानते हो तो आप एक छलनी से छान रहे हो, एक मेम्ब्रेन से उसको छान रहे हो। इसी तरीके से कि जब कोई डिफ्यूजन हो रहा है लेकिन बीच में सिर्फ एक पतली सी मेम्ब्रेन है तो उसे हम क्या कह देते हैं, ऑस्मोसिस। अब ये ऑस्मोसिस हमारा 3 तरीके का होता है। एक होता है हाइपोटोनिक, दूसरा होता है आइसोटोनिक और तीसरा होता है हाइपरटोनिक। नाम से ही आपको कुछ कुछ अंदाजा हो रहा होगा। हाइपो का मतलब होता है कम। क्या होगा, एक सेल और एक हो गया ये हमारा मीडियम। जब हमारे पास अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम है और बाहर बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, पानी अंदर बाहर से कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो सेल है वो फूल जाएगा। आप ये बहुत आसानी से करके देख सकते हैं कि किशमिश को कुछ घंटों के लिए पानी में रखिए तो वो फूल जाएगी, क्योंकि किशमिश के अंदर पानी कम है। जिस मीडियम में आपने किशमिश को रखा है उसमें पानी ज्यादा है, तो पानी क्या होगा, बाहर से अंदर की साइड में जाएगा, जिसकी वजह से वो फूल जाएगी। दूसरा केस आइसो का मतलब होता है बराबर। अगर हमारा जो सेल है और बाहर है पानी दोनों बराबर है तो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने का जो नेट मूवमेंट होता है वो 0 हो जाता है। तो मतलब ना तो सेल स्वेल करता है ना ही सेल जो है वो श्रिंक करता है। तीसरी चीज हमारी आती है हाइपर मतलब होता है ज्यादा। मतलब जब हमारे पास अंदर पानी बहुत ज्यादा है और बाहर बहुत कम है तो अंदर से जो पानी है वो अंदर की तरफ से बाहर की तरफ आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो सेल है वो श्रिंक कर जाता है। तो आपको बहुत जरूरी ये याद रखना है कि हाइपो में स्वेल करता है, आइसो के अंदर सेम रहता है और हाइपर के अंदर वो श्रिंक कर जाता है। ये जनरली क्वेश्चंस हमारे बोर्ड के अंदर, बोर्ड टाइप पैटर्न के अंदर जो है वो पूछे जाते हैं कि अगर आपने सेल को इस मीडियम के अंदर रख दिया तो आपके पास रिजल्टेंट उसका क्या होगा। सो इसको अच्छे से ध्यान देना है। आगे पढ़ते हैं साइटोप्लाज्मा के बारे में। सेल के अंदर ये जो आपको खाली स्पेस नजर आ रहा है इसके अंदर एक लिक्विड फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मा। ये साइटोप्लाज्मा, इसके अंदर जो होते हैं बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जो अलग अलग तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो हम आने वाली वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए आखिरी कंपोनेंट सेल का, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, जो बिल्कुल ही सेंटर में प्रेजेंट होता है। बात करें इसकी शेप की तो स्फेरिकल शेप या ओवल शेप का ये जनरली होता है हमारा। देखिए, जब भी हम किसी सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं ना, वो हमेशा व्हाइट कलर का होता है। तो उसके अलग अलग कंपोनेंट्स को देखने के लिए हमें उन्हें स्टेन करना पड़ता है सोल्यूशन से, जिनका अपना अलग अलग कलर होता है। जैसे करें मिथाइलिन रेड होता है जो रेड कलर का होता है, मिथाइलिन ब्लू होता है वो ब्लू कलर का होता है। तो जब भी हम उसे स्टेन डालते हैं, मतलब कलर डालते हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेन लेता है वो होता है न्यूक्लियस और सबसे कम स्टेन लेने वाला होता है साइटोप्लाज्मा। बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक डबल लेयर की हमारा प्रेजेंट होता है सेंटर ऑफ द सेल के अंदर, जिसे हम मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस की होती है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, जो साइटोप्लाज्मा के अंदर कुछ भी अगर न्यूक्लियस के अंदर जाना है तो वो इन पोर्स के थ्रू साइटोप्लाज्मा से न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर सकता है। अगर हम स्ट्रक्चर देखें न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस के अंदर ही आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल। ये हर टाइम क्रोमेटिन मटेरियल इसी तरह का बना हुआ रहता है, लेकिन जब कोई सेल डिवाइड करने लगता है तो ये क्रोमेटिन मटेरियल अपने आप को क्रोमोसोम्स के अंदर बदल लेता है। क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होता है डीएनए, जिसे हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये इनके ऊपर भी फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जीन्स। अब इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी में कि हम कहते हैं ना जीन टू जीन ट्रांसफर, मतलब जो हमारी जनरेशन चलती आ रही है उनके कुछ फीचर्स हमेशा हमारे अंदर बने रहते हैं। मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, फिर उनके पेरेंट्स से आगे ऑफस्प्रिंग, इस तरह की वो जो जनरेशन चलती है वो इन्हीं की वजह से चलती है, क्योंकि ये जो एक्चुअल में जीन्स होती हैं वो पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रन के अंदर इनहेरिट होती है। मतलब ये एक्चुअल वो पार्ट है न्यूक्लियस का जो इन्फॉर्मेशन को, मतलब जो हमारे पूर्वज होते हैं उनके जीन्स को आगे और आगे लेके जाने में मदद करते हैं। इसलिए इन्हें हेरिडिटरी व्हीकल्स भी कहा जाता है। दैट क्रोमोसोम्स आर नोन एज हेरिडिटरी व्हीकल्स, क्योंकि ये हमारे जीन्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं।
बढ़ते हुए आगे कि फंक्शन क्या है न्यूक्लियस के। सबसे पहले जब ये डिवाइड होता है तो डिवाइड होकर किसी भी चीज की मल्टीप्लिकेशन रेट को बढ़ाता है। दूसरा, इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम्स है तो इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है। और तीसरा, सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये कंटेंट जरूर पसंद आया होगा। प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। विल मीट यू सून।